वेलकम टू ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर कंडक्शन ऑफ हीट के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल रेजिस्टिविटी के बारे में। थर्मल डिफ्यूजिविटी ये होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक हाथ में रॉड लिया हुआ है, लेट्स से कि ये आयरन रॉड है या कोई भी मटेरियल का रॉड है, उसको आप एक सिरे से गर्म कर रहे हैं। थोड़ी देर में बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपने जिस सिरे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो सिरा भी गर्म हो जाता है। ये हमने सबने कभी ना कभी महसूस किया है। यहाँ पे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कितना हीट फ्लो हुआ है, जो सिरा गर्म हो रहा है वहां से जो सिरा आपने पकड़ के रखा है, हीट फ्लो हो रहा है ना, तभी तो गर्मी वहां से वहां पहुंच रही है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था। इसका आंसर हमें मिलता है कंडक्टिविटी से, क्योंकि यहाँ पे जो हीट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन फेनोमेना। और कंडक्टिविटी अगर हमें पता है इस मटेरियल की, तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितना हीट एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, क्योंकि जो हिस्सा गर्म हो रहा है वो सबसे पहले ज्यादा टेम्परेचर पे था और जो हिस्सा आपने पकड़ के रखा है वो कम टेम्परेचर पे था और ये हीट फ्लो कर रहा था। अब इस केस में क्वेश्चन है कि कितना जल्दी टेम्परेचर चेंज होगा। अगर आपने हैंड में पकड़ा हुआ है, अगर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्वेश्चन है कि कितना जल्दी वो 30 डिग्री से इंक्रीज करके 50 डिग्री और 60 डिग्री कुछ भी हो जाएगा। इसका आंसर हमें कंडक्टिविटी से नहीं मिल पाएगा। कंडक्टिविटी अगर हमें पता है इस मटेरियल की, फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि टेम्परेचर कितना जल्दी चेंज होगा। इसका आंसर तब हमें कैसे मिलेगा? इसका आंसर हमें मिलेगा डिफ्यूजिविटी के सहायता से। डिफ्यूजिविटी हमें ये बता सकता है कि टेम्परेचर कितने जल्दी चेंज होगा। ओके, अब पूरा सिनारियो हमारे सामने है। अब इसको डिटेल में देखते हैं ये होता क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, हीट डायरेक्टली एक सिरे से दूसरे सिरे पे तो जंप नहीं करके जाती है ना। ये जो पूरा रॉड है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट लेंथ सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए, L1, L2, L3 ऐसे करते करते, राइट। सबसे पहले जो सिरा गर्म हो रहा है वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और अपने बगल वाले सेगमेंट को ट्रांसफर करता है, राइट। यही होता है ना। यहाँ पे होता है कि पहला सेगमेंट क्या करता है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसको अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो यूज करता है, और बाकी बचे हुए हीट को क्या करता है, वो दूसरे वाले सेगमेंट में ट्रांसफर कर देता है। और ये प्रोसेस सेगमेंट बाय सेगमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस सिंपली कंटिन्यू करता है। कब तक कंटिन्यू करता है? जब तक सारे लेयर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाते। और स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पे कब पहुंचते हैं? उस वक्त जब ये जो कोई भी सेगमेंट अब उससे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। एक बार अगर वो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया तो जितना हीट उसके पास आ रहा है वो टोटली का टोटली ट्रांसफर कर दे रहा है नेक्स्ट सेगमेंट को। और ये हीट कितना ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी के ऊपर में, राइट। देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल स्टेट है वहां पे दोनों फेनोमेना होता है, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। बट स्टेडी स्टेट में सिर्फ कंडक्शन होता है। ओके, सो वेरिएबल स्टेट में होता है एब्जॉर्प्शन जो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट पे, और कंडक्शन जो डिपेंड करता है कंडक्टिविटी के ऊपर में। तो ये वेरिएबल स्टेट ही डिफ्यूजिविटी के सहायता से हमें पता लगाना है। और जब स्टेडी स्टेट हो जाता है तो वहां पे तो सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है, तो वहां पे डिफ्यूजिविटी का उतना रोल नहीं होता है। ओके, चलिए एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक हीट है C, डेंसिटी है रो, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है d थीटा dt, राइट। और हीट जो फ्लो हो रहा है वॉल्यूम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, उसको मान लेते हैं Q। अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन को यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू रो C इंटू डी थीटा dt, बिकॉज स्पेसिफिक हीट होता है हीट फ्लो पर यूनिट डेंसिटी पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। तो उस डेफिनेशन को यूज करके हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। देयरफॉर इंपॉर्टेंट क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ना, क्योंकि हमें रैपिडिटी फाइंड आउट करना है। रैपिडिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया डी थीटा dt, जो कि इक्वल हो जाएगा Q अपॉन रो C। ओके, Q क्या है? हीट फ्लो। हीट फ्लो किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी पे।
सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करता है हीट रीचिंग बाय कंडक्शन दैट इज ऑन कंडक्टिविटी। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, राइट। डिफ्यूजिविटी होता है कंडक्टिविटी अपॉन स्पेसिफिक हीट टाइम्स डेंसिटी। अगर आपको डिफ्यूजिविटी पता है तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल स्टेट में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा हो रहा है, मतलब रैपिडिटी ऑफ हीट फ्लो। ओके, अब यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। कंडक्टिविटी डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा, और डिफ्यूजिविटी है ये डिटरमाइन करता है कि कितना जल्दी टेम्परेचर चेंज होगा ड्यूरिंग वेरिएबल प्रोसेस। मतलब एक बार स्टडी स्टेट अगर पहुंच गया तो डिफ्यूजिविटी का उतना रोल है नहीं वेरिएबल स्टेट में, जबकि टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और साथ साथ हीट का फ्लो भी हो रहा है, उस केस में डिफ्यूजिविटी हमें बताएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप एक रॉड लेते हैं, आयरन रॉड, और उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे को गर्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, यानी उस केस में डिफ्यूजिविटी काफी हाई है। लेकिन अगर वही आप वुडन रॉड लेते हैं उस केस में जल्दी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, यानी डिफ्यूजिविटी बहुत कम है। ओके, और कंडक्टिविटी है कि एक बार स्टेडी स्टेट पहुंच गया उस केस में कितना हीट फ्लो हो रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे में, वो हो गया हमारा कंडक्टिविटी। ओके, अब चूंकि हमें कंडक्टिविटी पता चल चुकी है, डिफ्यूजिविटी पता चल चुकी है, तो अब हम लोग थर्मल रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्मल रेजिस्टिविटी को देखने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक स्लैब है, जस्ट थीन स्लैब है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और सेपरेशन बिटवीन टू फेसेस है X। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, θ1 एक हिस्से पे है, दूसरे हिस्से पे θ2 है, जहाँ पे θ1 बड़ा है θ2 से। इस केस में क्या होगा, हीट फ्लो होगा ना कंडक्शन की सहायता से, और हीट फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और कितना हीट फ्लो होगा इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। सपोज करते हैं कि dq अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा, तो dq क्या हो गया, k कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस टाइम्स कितना टाइम दे रहा है, डेल्टा टी टाइम में कितना मूव किया, तो वहां डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू फेसेस। ओके, तो ये हो गया हमारा dq का एक्सप्रेशन। यहां से dq dt हो जाएगा माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन के ए, राइट। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया है, माइनस साइन इसीलिए लिया है क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, सो यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट है, उसको इंडिकेट करने के लिए माइनस साइन लिया है, जस्ट फॉर द इंडिकेशन। ओके, अगर मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे तो dq dt होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन के ए। ओके, अब ये क्या है dq dt, ये है थर्मल करंट। याद कीजिए इलेक्ट्रिक करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, राइट, वहां पे भी dq dt होता है, वहां पे स्मॉल q यूज करते हैं चार्ज के लिए। यहाँ पे है dq dt फ्लो ऑफ हीट दैट इज थर्मल करंट। ओके, ये हो गया थर्मल करंट। और थर्मल करंट कहां से कहां फ्लो करता है, थर्मल करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट। अब यहां से हम लोग एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। एनालॉजी जब ड्रॉ करेंगे तभी हमें थर्मल रेजिस्टिविटी मिलेगी। तो हम लोग थर्मल करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। थर्मल करंट क्या है, डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन के ए, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई होता है डीवी अपॉन आर। थर्मल करंट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वैसे ही फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे सिमिलैरिटी है, वहां पे डी थीटा है, उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे डीवी है, वहां पे करंट है, यहाँ भी करंट है। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है, इलेक्ट्रिक करंट के केस में डिनोमिनेटर रेजिस्टेंस होता है, तो थर्मल करंट के भी केस में ये क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। सो थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग साई से डिनोट करते हैं, और साई हो जाएगा dx, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू फेसेस डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट के केस में हम लोग रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को देखते हैं। रेजिस्टेंस के डेफिनेशन होता है रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए वहां पे ऊपर में रेजिस्टिविटी है और यहाँ पे कंडक्टिविटी डिनोमिनेटर में है, सो थर्मल रेजिस्टिविटी हो जाएगी इनवर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो थर्मल रेजिस्टिविटी है सिंपली 1 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, राइट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों रिलेशन इंपॉर्टेंट है और क्यों ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमारे पास एक मटेरियल का स्लैब नहीं है, कंपोजिट मटेरियल है, उस केस में हमें बहुत सहायता होती है कंपोजिट मटेरियल का कंडक्टिविटी निकालने में। सपोज कीजिए कि आपका रॉड है, उसका आधा हिस्सा आयरन से बना हुआ है, आधा हिस्सा कॉपर से बना हुआ है। उस केस में मैंने पूछ दिया कि अगर आप रॉड को गर्म कर रहे हो तो दूसरे हिस्से पे कितना हीट फ्लो होगा, और वहां पे हमें ये कंसेप्ट थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टिविटी काफी हेल्पफुल होता है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो स्लैब हैं और दोनों वो सीरीज कनेक्शन में, मतलब एक के बाद दूसरा है। पहले की कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे की कंडक्टिविटी K2 है। ओके, और इस पूरे कंपोजिट स्लैब का एक हिस्सा में टेम्परेचर है θ1 और दूसरे हिस्से में θ2, और जहां पे ये दोनों जॉइंट है वहां पे टेम्परेचर है थीटा। ओके, चौड़ाई है पहले की x1 दूसरे का x2, एंड हीट फ्लो कर रहा है। सो Q1 यहां से हीट इंटर किया और Q2 यहां से हीट निकल गया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग अपने सिंपल डेफिनेशंस को यूज करते हैं। Q1 की वैल्यू क्या होगी, कितना हीट यहाँ पे इंटर कर रहा है, वो कैसे डिटरमाइन होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस इनटू कितना टाइम, सो टाइम ले लीजिए T, डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन x1। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले मटेरियल से कितना निकल रहा है, Q2 है K2 टाइम्स एरिया टाइम्स थीटा माइनस θ2 मीन्स टेम्परेचर डिफरेंट इनटू कितना टाइम T टाइम, इसके लिए भी दोनों का सेम टाइम हम लोग ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ x2, राइट। अब ये जो कंडक्टिविटी है हम लोग बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट के केस में क्या होगा, स्टेडी स्टेट के केस में जितना हीट इंटर करेगा उतना ही हीट बाहर जाएगा। हीट इंटर इज इक्वल टू हीट आउट। देयरफॉर ये पूरे कंपोजिट स्लैब से एक ही हीट फ्लो करेगी, और इसीलिए हम लोग लिखेंगे Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q। सो इसको, ये दोनों एक्सप्रेशन को अब हम लोग इक्वेट कर देंगे और वो दोनों इक्वेशन हो जाएगा Q। तो अगर हम लोग मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये दोनों रिलेशन को यूज करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ऐड कर दिया ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ, डिनोमिनेटर ऐड हो गया डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर ऐड हो गया न्यूमरेटर के साथ, और ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। यानी ये है स्टेडी स्टेट में एक हिस्से से घुसा और दूसरे हिस्से में निकल गया, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस कंपोजिट स्लैब, राइट। नेक्स्ट, ये तो हो गया हम लोग ने अलग अलग यूज किया। अब एज्यूम करते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये K1 K2 का जो पूरा कंपोजिट स्लैब है, इसकी कंडक्टिविटी है K। उस केस में भी हम लोग डेफिनेशन यूज करके लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, पूरा कंपोजिट स्लैब की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी K, अगर पूरे कंपोजिट स्लैब की कंडक्टिविटी है K। तो या तो आप ये वाला रिलेशन यूज कीजिए या फिर ये दोनों सेम है, यानी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और इक्वेट करके लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन k इज इक्वल टू x1 अपॉन k1 प्लस x2 अपॉन k2। ये आपको रिलेशन दे रहा है। अगर आपके पास अलग अलग कंडक्टिविटी के ब्लॉक्स हैं, अगर आपने उसको कंपोजिट कर दिया है इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सो पूरे कंपोजिट स्लैब का कंडक्टिविटी क्या होगा, आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनालॉजी से देखते हैं कितना इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यूज करेंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पहला मटेरियल क्या होगा, लेंथ मतलब x1 अपॉन कंडक्टिविटी K1 अपॉन एरिया। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दूसरा मटेरियल क्या हो जाएगा, लेंथ x2 अपॉन K2A, राइट, बिकॉज दोनों का फेस एरिया एक ही है ना, दोनों सीरीज कनेक्शन में, दोनों का फेस एरिया सेम है, सो A इज A। नाउ थर्मल रेजिस्टेंस कंपोजिट मटेरियल का क्या होगा, लेंथ यानी x1 प्लस x2 अपॉन कंडक्टिविटी K इंटू एरिया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में अगर सीरीज कनेक्शन होता है तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, यानी सीरीज कनेक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं Xi इज इक्वल टू Xi1 प्लस Xi2, राइट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और देखिए आपको एग्जैक्टली सेम रिलेशन मिल गया। यानी विदाउट यूजिंग मच ऑफ कैलकुलेशन, अगर आप इलेक्ट्रिक एनालॉजी भी यूज करते हैं तो भी आप सिंपली कंपोजिट मटेरियल का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पैरेलल कनेक्शन, और वहां पे अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ही यूज करेंगे। आप लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यूज करके भी कर सकते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि एक मटेरियल है K1, उसकी एरिया है A1, ये वाला एरिया। दूसरा मटेरियल है K2, जिस कंडक्टिविटी K2 है और एरिया है A2, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है x, और टेम्परेचर है θ1 एक हिस्से पे, दूसरे हिस्से पे θ2। राइट, हीट फ्लो कर रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे में। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पहला मटेरियल क्या होगा, x, इनका सेपरेशन अपॉन कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया। दूसरे मटेरियल का क्या होगा, Xi2, x लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया। और ये पूरे कंपोजिट मटेरियल का क्या होगा, x डिस्टेंस अपॉन कंडक्टिविटी। एज्यूम करते हैं कि पूरे कंपोजिट मटेरियल का कंडक्टिविटी है k। इस केस में फेस एरिया इंक्रीज कर गया क्योंकि ये और ये एरिया दोनों बढ़ के कंपोजिट मटेरियल का एरिया हो गया, यानी एरिया हो गया A1 प्लस A2। नेक्स्ट, हमें क्या पता है, पैरेलल कनेक्शन के लिए 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही करते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, 1 अपॉन Xi इज इक्वल टू 1 अपॉन Xi1 प्लस 1 अपॉन Xi2। Xi1 Xi2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ से कंपोजिट मटेरियल का कंडक्टिविटी हो जाएगा K इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। कितना सिंपल सा था ना, हमने बस इलेक्ट्रिक एनालॉजी यूज करके ही फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, डिफ्यूजिविटी, रेजिस्टिविटी और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो ये सबको याद रखेंगे हम लोग जब हम लोग ये लेक्चर सीरीज के लास्ट में ये टॉपिक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पे ये सारे कंसेप्ट्स को हम लोग यूज करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इस लेक्चर सीरीज के कुछ और टॉपिक के साथ। सी यू देन, थैंक यू।